हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इसके प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को। 10 में लिखा है, जगह नहीं था इसलिए हम लोग 11 नहीं लिखे हैं, 11 में लिखेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख के आइए 1 से लेकर 10 तक के। और नहीं तो प्लेलिस्ट खोलिएगा तो प्लेलिस्ट में आपको पूरा द्विघात समीकरण का 401 से लेकर के 403 तक मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, हर वीडियो में हर क्वेश्चन की तरह हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, पहले महसूस करेंगे, पहले फील करेंगे कि क्वेश्चन हमको देना क्या चाह रहा है और हमसे मांगना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो ध्यान से रखिए, एकदम बने रहिए। क्या है, मैसूर और बेंगलोर, मैसूर और बेंगलोर के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस और रेलगाड़ी, एक्सप्रेस रेलगाड़ी है यानी ट्रेन है, और एक सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि बेंगलोर से मैसूर से बेंगलोर ना 2 गाड़ी है, एक गाड़ी है ट्रेन और एक है सवारी गाड़ी, मान लीजिए टांगा ना। तो मामूली बात है एकदम भाई। तो हकीकत है कि भाई एक्सप्रेस जो है वो जल्दी पहुंच जाएगी और टांगा थोड़ा धीरे पहुंचेगा, धीरे पहुंचेगा। तो वही बात बताया है कि एक्सप्रेस जो गाड़ी होगी, एक्सप्रेस गाड़ी जो ट्रेन होगी, वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एकदम सही है, हकीकत भी है। और बीच में कुछ लिखा है, उसको हमने नहीं लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा। बीच में लिखा है कि यदि आप लोग ये ना सोचे कि गाड़ी रुक जाए, हाँ, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो, अधिक हो। अब भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि रेलगाड़ी भी बेसी जल्दी पहुंच सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, सवारी गाड़ी जल्दी पहुंच सकता है जब रेलगाड़ी की स्पीड सवारी गाड़ी से कम हो तब। लेकिन भाई ऐसा तो होना संभव नहीं है। क्या, रेलगाड़ी तो हमेशा स्पीड में रहती है और सवारी गाड़ी थोड़ा, समझ रहे बात को? तो वही बात ले लेते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि फील लीजिए, एक्सप्रेस जो है ट्रेन जो है वो सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक है। मतलब अगर सवारी गाड़ी की अगर चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 61, 50 और 11, 61 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अधिक है उसकी चाल। तभी तो समय 1 घंटा कम ले रहा है, किससे, सवारी गाड़ी से। तो हम लोग को दोनों गाड़ियों की चाल बतानी है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि एक्सप्रेस गाड़ी को कितना मतलब किस चाल से चल रहा है और सवारी गाड़ी जो है किस चाल से चल रहा है, वो हम लोग मान लेंगे, अपने आप निकल जाएगा। अब सुनिए, अगर सवारी गाड़ी अगर 5 की रफ्तार से चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से, तो रेलगाड़ी कितनी, 5 11 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा, प्रति घंटा की चाल से यानी स्पीड से चलेगा। किससे, अगर मान लेते हैं हम लोग कि सवारी गाड़ी अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो रेलगाड़ी जो होगी एक्सप्रेस रेलगाड़ी वो 10 11 21, यानी अब इसे हम तो 10 माना नहीं है, हम लोग क्या मानेंगे, इसको x मानेंगे, क्योंकि हमको द्विघात समीकरण बनाना है। तो आइए समझते हैं, हल लिखिए। सबसे पहले एकदम फील आ जाना चाहिए, फील आ गया होगा अभी तक के। मान लेते हैं सवारी गाड़ी की चाल x, तो रेलगाड़ी की चाल बताएंगे आप लोग x + 11, ये ना होगा। तो माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, मान सकते चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी लिखिए या एक्सप्रेस रेलगाड़ी लिखिए, रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी भाई, इससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ज्यादा है इसका ना। चलिए, तो इसमें 11 हम लोग जोड़ देंगे, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय निकाला जाए ना। रेल सवारी गाड़ी द्वारा ना यहाँ मैसूर से बेंगलोर जाने में लगा समय, और दूरी तो जानते करते हैं, दोनों के लिए दूरी क्या है, 132 किलोमीटर। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, सवारी गाड़ी
द्वारा लगा समय निकाल लेते हैं कितना समय लगा और उसका कितना समय आप अपने निकल जाएगा। भाई इसमें देखते हैं कितना समय लगा, इसमें कितना समय लगा, तो बता रहा है कि ये जो है ये वाला ये इससे 1 घंटा इसमें कम लगता है, यानी इसमें अगर 20 घंटा लगेगा तो इसमें 19 घंटा लगेगा। इससे पिछले क्वेश्चन में फिल आया होगा, नहीं है तो पहले जल्दी जाके देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पूरा फिल दिला क्या है। कुछ अगर इसको लगता है अगर 25 घंटा तो इसको 24 घंटा, इस 1 घंटा ये कम लगाता है इस वाला से ना, सवारी गाड़ी से 1 घंटा ये कम लगता है इसको जाने में। आइए तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है आपका 132 किलोमीटर प्रति किलोमीटर, और चाल क्या है सवारी गाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर घंटा ऊपर चलाएगा, यानी कि 132 बटा x घंटा। सवारी गाड़ी को जो समय लगता है मैसूर से बेंगलोर जाने में वो कितना समय लगता है बताएंगे आप लोग, 132 बटा x घंटा। आइए रेलगाड़ी द्वारा लगा समय क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है वही रहेगा, और चाल कितना हो जाएगा इसका x + 11 और घंटा। अब आइए प्रश्न से हम लोग डील कर लेते हैं। प्रश्न से क्या कहता है सुनिए ध्यान से समझिएगा। प्रश्न से कह रहा है कि सवारी गाड़ी में जितना समय लगता है उससे 1 घंटा कम समय लगता है किसमें, रेलगाड़ी में, एक्सप्रेस रेलगाड़ी में। समझे बात को, सवारी गाड़ी द्वारा जितना समय लगता है मैसूर से बेंगलोर जाने में ना, उतना से 1 घंटा कम, उतना से 1 घंटा कम एक्सप्रेस रेलगाड़ी से मैसूर से बेंगलोर जाने में समय लगता है। बात समझ में आया, फील आ गया पूरा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है। चलिए समझ में आया ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, सवारी गाड़ी में जो लगा समय वो कितना है 132 बटा x, और रेलगाड़ी में कितना है 132 बटा x + 11। देखिए हम लोगों को बनाना है समीकरण, हम लोगों को इसको समीकरण के रूप में लाना है, तो हम लोगों को दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए हमको कुछ करना चाहिए, बराबर करने के लिए हमको कुछ करना चाहिए। क्या करना होगा, हम अभी तुरंत कहा गया है कि इस समय और इस समय, यानी इसमें जितना समय लगता है उससे 1 घंटा कम इसमें समय लगा। मतलब कहीं अगर ये 10 घंटा है तो 9 घंटा, तो बराबरी अगर करेंगे तो हमें 1 जोड़ना पड़ेगा कि ना जोड़ना पड़ेगा, नहीं समझ में आया। कहा है कि देखिए यहाँ पर एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा ही कम समय लेता है, मतलब 1 घंटा कराना पड़ेगा। नहीं भाई यहाँ बराबर नहीं दे रहे हैं, देख रहे ना बराबर, हाँ फील आ है, महसूस कीजिए कि 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटा ही कम लेती है। मतलब अगर मान लीजिए कि 5 घंटा पहुंच रही है तो 4 घंटा पहुंच रही है, लेकिन हमको बनाना है द्विघात समीकरण, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, दोनों को बराबर करना चाहिए। तो जब हम 5 और 4 को बराबर करेंगे तो 4 की तरफ 1 जोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो इसके तरफ 1 घटा देते हैं, इसके तरफ 1 माइनस कर देते हैं, दोनों अपने अपने बराबर हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत। तो इसके तरफ हमको क्या करना पड़ा, 1 जोड़ देंगे। बच्चा सबको यही फील आता है कि सर कहता है कि 1 कम आप 1 जोड़ रहे हैं, आ गया फील। चलो बनाया जाए, आइए इसको इस इक्वेशन को लगाया जाए। 132 बटा x प्लस में इधर है उस तरफ, इधर आकर के माइनस में 132 बटा x + 11 बराबर 1 का 1। एलसीएम लिया जाए x और x + 11 का, तो x × x + 11 हो जाएगा। अब x से भाग दिया जाएगा x और x × x + 11 में, तो x से x खत्म बचेगा, x + 11, x + 11 से 132 में गुना कर दिया जाए, माइनस का माइनस लिख दिया जाए। अब x + 11 से भाग दीजिए, x + 11 x × x + 11 में, तो भाग देंगे इससे ही पूरा में, तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा x से 132 में गुना करेंगे, 132 × x बराबर में हो गया 1। आइए सॉल्व किया जाए, कहाँ पे, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं इस बार। 132 x में 132 x 132 से 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 33, 2 35, 11 एकम 11 3 14, अब माइनस में 132x,
बटा में x में एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। प्लस माइनस कर जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 11x अब बटा में इससे गुना कर लिख लेते पहले, एक लाइन लिखिए लेते चलिए। ये हो जाएगा 1452 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। अब देखिए कोई पाया नहीं है, अब नहीं जुटेगा ना घटेगा ना कुछ नहीं, तो बटा में डाल दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए एक से करेंगे इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452, और प्लस में जरा के माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से बनाइएगा कि द्विघाती सूत्र से, तो दोनों से बनाएंगे, हम हर सवाल को दोनों से बनाए, ठीक है। आइए तो पहले हम लोग गुणनखंड से बता देते हैं, गुणनखंड से बता देते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। 1452 का गुणनखंडन कीजिएगा, 1452 का गुणनखंडन कीजिएगा, 2 से 726, 2 से 3 छक 12 3 तिहाई 9, 11 से 11 11 11 33 33, मतलब 11 दूना 22 दूना 44, 44 और 33 घटा के लाना था क्या है 11 गुना करके 1452, 44 33 लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस में 33x माइनस 1452, इसको घाते खत्म कीजिए, 1452 बराबर 0। अभी दोनों में कितना कॉमन ले लिया जाए, दोनों में x, तो x कॉमन लेंगे तो बचेगा x, x इसमें से कॉमन लेंगे बचेगा 44 माइनस 33, और इसमें से 1452 में से 33 कॉमन ले लेंगे, 33 से 33 को भाग देंगे तो अब बचेगा x, ई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 33 से भाग देंगे 44 बार में बराबर हो गया 0। अब देखिए दो टर्म यहाँ से यहाँ एक टर्म, यहाँ से यहाँ एक टर्म, दोनों में x प्लस 44 लौक रहा है, निकाल लिया जाए बाहर, x प्लस अगर 44 बाहर निकाल लेते हैं तो इसमें से बाहर निकल के बचेगा x माइनस इसमें से बाहर निकल के बचेगा 33 बराबर 0। या तो x प्लस 44 बराबर 0 या तो x माइनस 33 बराबर 0। तो x प्लस 44 प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में 44 हम ऋणात्मक नहीं लेते हैं, x बराबर माइनस प्लस 33, तो ये हो गया x बराबर। तो हम लोग क्या माने थे, सवारी गाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, अतः सवारी गाड़ी की चाल हो जाएगी, हम लोग x माने थे तो कितना हो जाएगी 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगी, रेलगाड़ी की जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी x प्लस 11 मतलब 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, 44 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब बना सकते हैं हम लोग गति से, द्विघाती से, मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लिए, आइए यहीं पे एक बार और मौका मिला है, नहीं तो अब बैक करके लीजिए स्क्रीनशॉट भाई लोग। आइए a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा 11, c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1452। आपको ये ABC का है लिखे सर भाई, द्विघाती सूत्र के लिए जो मानक रूप होता है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर गुणांक को a बोलते हैं, एक्स गुणांक को b बोलते हैं, अचर पद को c बोलते हैं। अब हम लोग क्या निकालते हैं विवेचक, विवेचक मतलब क्या, विवेचक मतलब क्या d, क्या b स्क्वायर माइनस 4ac। आप तो आ गया होगा स्क्रीन बनाने के लिए आप लोगों को, तो 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने c के मान माइनस 1452, 11 का है कितना 121 माइनस माइनस प्लस 1452 चौका 4 4 4 गुना 8 4 5 20, 4 गुना 8 4 5 20 16 17 4 एकम 4 1 5, 4 एकम 4 1 5, बहुत ज्यादा हो गया ना, 1 8 9 2 7 1 8 5 58 से 29 कितना हो जाएगा, तुरंत खंडन करना पड़ा। आइए देख लेते हैं कितना होता है। अब मूल निकालते हैं, मूल ये तो हो गया d बराबर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ना, b स्क्वायर 4ac होगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा d मतलब क्या b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a है ना होगा। तो दोनों को पहले एक के साथ लेके चलते हैं, आगे चल के प्लस माइनस कर देंगे, क्या प्लस माइनस दोनों को एक साथ लेके चलते हैं, आगे चलेंगे प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो माइनस b के जगह पे 11, अब प्लस माइनस रूट अंडर कितना है 5829
बटा में 2a, 5839 का वर्गमूल निकाल लिया जाए। हाँ हाँ हाँ, कहाँ निकाले, यही है, ये लग गया 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, कितना बच गया, 9 18 29, 829, 7 से 14 7, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 4 32, 7 7 7 चौक 28, 4 32, 7 चौक 28, 4 32, अरे 9 18 ना होगा, 9 18, 7 चौक 28, 7 दूना 9, यानी 77, कितना आ गया, तो -11 प्लस माइनस ये हो जाएगा 77 बटा 2 गुणे ए के जगह पे कितना देना है, 1, 2 एकम 2, अब 2 गुणे ना चिन्ह, 1 गुणे लेते हैं प्लस 1 माइनस, तो -11 प्लस 77 बटा में 2, एगो लेते हैं -11 -77, यहाँ से चिन्ह लेते हैं, एगो प्लस ले लिए हैं, एगो माइनस ले लिया, बटा में 2, तो ये प्लस 77 में से अगर -11 गया तो प्लस 66 बटा 2 यानी हो गया 33 आ गया, -11 -77 तो -88 बटा में 2 यानी कि -44, तो -44 तो ऋणात्मक है क्या, कोई दिक्कत हो गया, मिटा दे पक्का, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब, चलिए एकदम ले लीजिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। आप लोग किताब निकाल लीजिए, उस क्वेश्चन को हम लिखेंगे नहीं, हम किताब से पढ़ते हैं, आप लोग भी किताब निकाल कर पढ़ लीजिए भाई ना। इस चैप्टर में जो है पहला क्वेश्चन को हम नहीं लिखेंगे बोर्ड पे, और ये अंतिम क्वेश्चन आगे से लिखेंगे क्वेश्चन बोर्ड पे, ठीक है, समझ आता हो जाएगा। तो चलिए, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, दो वर्ग है, वर्ग जानते हैं ना, आयत और वर्ग, घन घना, वर्ग जिसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग जिसकी परिमिति होती है 4 गुने भुजा, वर्ग जिसका विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। एसपी ने बोलते थे, फिर से बोलते हैं, वर्ग वैसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर होता है, ठीक है, और वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमिति होता है 4 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो 2 वर्ग है, एगो नहीं 2 वर्ग है, एगो 2 वर्ग है, और दोनों के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल जानते हैं ना, भुजा स्क्वायर, उसका दोनों को जोड़ेंगे तो 468 है। फिर करा दी उनके परिमापों का अंतर 2400 दोनों। अरे भाई आइए क्वेश्चन नंबर 11 हल कर लिया जाए, हल लिख लिया जाए। तो मान लेते हैं, माना कि कुछ भी नहीं, 2 वर्ग है ना, 2, देखिए योग रहता था, यहाँ पर बड़ा छोटा की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन अंतर 24 है। परिमापों का अंतर, तो अंतर मतलब बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, अंतर मतलब बड़का में से छोटका को घटा दीजिए, ठीक है। तो हमको बड़ा और छोटा मानना पड़ेगा, पहले तो लिखते पहला वर्ग का इतना, दूसरा वर्ग में लिखते पहला दूसरा लिखते, लेकिन यहाँ पर अंतर है इसलिए बड़ा छोटा लिखेंगे, अंतर में हम क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा घटाते हैं, ठीक है। चलिए, माना कि बड़े वर्ग की भुजा हम लोग मान लेते हैं x, छोटे वर्ग की भुजा हम लोग मान लेते हैं y, मीटर में मान लीजिए या सेंटीमीटर में, किसमें दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर है आंसर, तो मीटर में मान लिया जाए, मीटर में ही है, मीटर। अब आइए, अब प्रश्न से चला जाए, प्रश्न से इसमें बोला है कि वर्गों के क्षेत्रफलों, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो ये वर्ग यह है, वर्ग के भुजा यह है, तो वर्ग के क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, तो भुजा ये है तो स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, वर्ग की भुजा x, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा x स्क्वायर ना, अगर भुजा है y तो y स्क्वायर, तो दोनों का योग, इसके स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, मतलब x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर कितना है, 468, समीकरण 1 मान लिया जाए, कोई दिक्कत है ना भाई। ये भुजा हमको, भुजा रहता 4, भुजा रहता 6, तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ देते हो जाता 52 ना, जोड़, लेकिन यहाँ x y हमको मानना पड़ा मजबूरी में। फिर कह रहा है, पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है, आप लोगों के पास अगर बुक है तो बुक निकाल लीजिए, कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर, तो वर्ग की परिमाप क्या होता है भाई, वर्ग की परिमिति या परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, तो अगर x लेते हैं भुजा तो 4 गुना x मतलब 4x,
अगर 4 गुने y लेते हो जाता है क्या हो जाएगा 4y। अब भाई अंतर मतलब क्या होता है 12 में से छोटा घटाना। अंतर मतलब क्या होता है 12 में से छोटा घटाना। तो 4x में से हम 4y घटा देंगे, 4x में से 4y घटा देंगे। कितना है भाई अंतर? अंतर दिले है 24, अंतर दिले है 24 मीटर, 24 मीटर। और मीटर को हटाएंगे ना भाई, लौक रहा है कुछ कॉमन ले जाएगा, ले लेते हैं। 4 से कटने वाला है 4 कॉमन लेते हैं। x 4 से 4 y बराबर हो गया 24। 4 भाग में सॉरी 4 गुना में के भाग में, यानी x माइनस वाई बराबर 24 गुना में के भाग में 4, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 से 24। समीकरण हो गया 2। और 2 का है मान लेंगे भाई। अब दोनों तो लफड़ा वाला बात हो गया। क्या लफड़ा वाला हो गया? देखिए ये x है ना, ये y है ना, ये दोनों को x या y में लाइए। किस में x में ले आते हैं? x बराबर 6 इधर माइनस हो जाएगा प्लस वाई, समीकरण 2 हो गया। x के मान हम लोग निकाल लिए हैं 6 प्लस वाई। इसमें अगर रख देते हैं तो आराम से मान निकाल लेंगे। आइए रख लेते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आप लोग लिखिएगा नहीं लिखेगा चलेगा? नहीं लिखे नहीं, क्योंकि समझना था। तो इतना इजी चीज का है समझ में आएगा भाई है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 है ना भाई। तो एक्स के जगह कितना वाई 6 प्लस वाई, 6 प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि एक्स के जगह पे 6 प्लस वाई इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 468। ये a प्लस बी, क्योंकि 6 में y नहीं जुटेगा। अगर वही 6 रहता और 3 रहता, 6 3 9 का स्क्वायर कर देते, दोनों में 81 होता, लेकिन जुटने वाला नहीं है ना। तो आइए क्या करना है, ये दोनों को क्या करेंगे, इसको a इसको b, a प्लस बी करो, इसका मालूम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a के मान 6 गुना b के मान y, और प्लस में y स्क्वायर बराबर भी 468। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, y का स्क्वायर और प्लस 6 गुना 12y प्लस y स्क्वायर। अगर ज्यादा स्पीड बोलना है तो इंटू कम, स्पीड कम करके देखिए, और स्पीड कम है तो इंटू 2 करके देखिए, ठीक है। तो चलिए y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये 12y का 12y हो जाएगा, और ये प्लस में 36 बराबर के बाद उधर है ना प्लस में इधर ले आइए, माइनस में 468 बराबर हो जाएगा 0। तो 2y स्क्वायर सही है ना, प्लस 12y अब पास सुनिए दोनों एक जाति का कॉमन ले लिया जाए ना। तो ये कॉमन अगर लेते हैं तो ये माइनस है एगो प्लस है, ये दोनों को जोड़ घटाव कर दिया, कॉमन नहीं, दोनों को जोड़ घटाव कर दिया जाए। एगो प्लस एगो माइनस से घटेगा, तो ये 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 432, दोनों में से बड़ा कौन है 468, इसके आगे माइनस, इसलिए माइनस हो जाएगा बराबर में 0। अब 2 कॉमन ले सकते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 432 का 216 बराबर में 0, 2 गुना में के भाग में, तो आ गया आपका ये वाई स्क्वायर माइनस प्लस में 6y माइनस में 216 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, पक्का हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, आज भर कर देते हैं। चलिए तो 216 गुना करके लाना है और घटा करके 6 लाना है। आइए 216 को बनाया जाए, गुणनखंड किया जाए, 2 से 108, 2 से 54, 3 से 2 से 27, 2 गुना 4 गुना नहीं होगा, 3 से 9, 9 दूना 18, 3 दूना 6 दूना 12, 18 12, 18 में से 12 गया 6, 18 12 गुना करेंगे 216 होगा कि नहीं होगा। चलिए वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस में 12y माइनस में 216 बराबर 0। कहिएगा सर पहले 12 लिखिए ना सर, पहले माइनस 18 प्लस 12 लिखिए, दोनों वहाँ पर भाई घटाते हैं तो एगो प्लस एगो माइनस होना चाहिए ना। तो कहिएगा सर 12 के माइनस, यहाँ ये 18 के माइनस है, 12 के प्लस कर दीजिए। तो भाई 18 के अगर माइनस कर देंगे और 12 के प्लस कर देंगे तो गुना करने पर तो माइनस 16 ही जाएगा, लेकिन घटाने पर माइनस 6 आएगा, यहाँ लाना है आपको प्लस 6, तो ना प्लस ना रखे हैं, कॉमन ले जाए। आइए यही तो हम में एक गुण है कि आप लोगों का जो कमी है वो पकड़ लेते हैं यहीं पे, हम आप लोग नहीं पूछ पाते, फिर बताया तो भाई आप लोग सोचते होंगे कि गुरुजी माइनस 18 काहे नहीं लिखे, हो गया ना क्लियर कि अगर माइनस 18 लिखते और प्लस 12 लिखते तो माइनस 18 में से अगर प्लस 12 गया तो माइनस 6 होता, यहाँ पे प्लस 6 लाना है हम लोगों को ना, घटा के लाना है, इसलिए वो प्लस और माइनस अनिवार्य है। तो आप लोग ये को सोचेगा कि ओ दोनों प्लस से काहे नहीं लिखे, दोनों माइनस से काहे नहीं लिखे। आ गया गुणनखंड क्लियर। आइए
तो y अगर कॉमन लेते हैं दोनों में से तो y प्लस ई हो जाएगा 18 माइनस 12 अगर कॉमन लेते हैं तो 12 से 12 y माइनस माइनस प्लस 12 से 2 16 में तो 18 बार में। अब देखिए एगो टर्म y प्लस 18 लग रहा है तो y प्लस 18 निकाल लिया जाए, इसमें से निकलेगा तो बचेगा y, इसमें से निकलेगा तो बचेगा माइनस 12। या तो y प्लस 18 बराबर 0 या तो y माइनस 12 बराबर 0। तो y बराबर माइनस प्लस रखे माइनस 18, यहाँ y बराबर माइनस y से पहले माइनस 12 है ना, बराबर से पहले, और बराबर के बाद जाएगा तो प्लस 12, यानी कि ये हम लोग ऋणात्मक नहीं लेंगे, y बराबर हमारा आंसर हो गया 12, यानी y हम लोग मान लेते हैं, यानी कि छोटी वर्ग जो है वर्ग की भुजा 12 मीटर। तो हम लोग बड़ी वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं कि, तो y का मान निकालिए ना, तो y का मान समीकरण कौन में रख दे हो, समीकरण किसमें, इसमें रख दे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर क्या है समीकरण 2, x बराबर 6 प्लस y, x बराबर 6 प्लस y के मान 12, यानी x बराबर 18, यानी कि हम लोग कह देंगे छोटे बड़े वर्ग की भुजा हो गया 18 मीटर, छोटे वर्ग की भुजा हमने y माना था, निकल गया 12 मीटर। कोई दिक्कत, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी रुकिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो क्लास 10 के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और कल ही हम आपको कैसे बता दीजिए, कल होगा या परसों होगा, यानी कल ही हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, कल ही हम लोग 3.4 यानी 2 वीडियो में हम समाप्त करने वाले हैं उस लेक्चर को, 2 वीडियो में आधा लेक्चर होगा, समाप्त करेंगे। उसके बाद जस्ट हम चालू कर देंगे समांतर श्रेणी, उसके बाद हम चालू करेंगे त्रिकोणमिति, यानी अब लगातार आएगा, कोई गैप नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और सुनिए। अगर अच्छा लगा तो क्लास 10 के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों को चाहिए कि सर हमको भारतीय वन का मैथ बना कर दीजिए, सॉल्यूशन कीजिए, जो भी चैप्टर चाहिए आप कमेंट कीजिए, हम भारतीय वन से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो और सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहा है कि अब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 के प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। अभी तक 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर का हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और भी एक चैप्टर से लगभग 30 से 40, 50 से 60, कोई चैप्टर में हम लोग 70 क्वेश्चन लिए हैं। जैसे ज्योग्राफी है, भूगोल, यानी आपको मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा चैप्टर वाइज, आपको भौतिकी का, रसायन शास्त्र का, इतिहास का, भूगोल का, हिंदी का, संस्कृत का, सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग जाकर देखिए, ठीक है। और प्रत्येक टॉपिक वाइज लिए हैं, अब जितने भी प्रीवियस ईयर में यानी पिछले साल पूछे गए हैं क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को लिए हैं, यानी कि पिछले 10 सालों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना चैप्टर से, उस सब क्वेश्चन को लेकर लिखे हैं हम लोग, बना है। इसलिए कहें कि एक चैप्टर से 30 से 40 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है किसी किसी चैप्टर में। तो प्लेलिस्ट में जाना है, उसके लिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर लिखा हुआ गणित ऑब्जेक्टिव, भौतिकी ऑब्जेक्टिव, रसायन शास्त्र ऑब्जेक्टिव, इतिहास ऑब्जेक्टिव, भूगोल ऑब्जेक्टिव ना, हिंदी ऑब्जेक्टिव, संस्कृत ऑब्जेक्टिव। और आप लोगों को एक बात और बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, जुड़े रहिए, और वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।